चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो या आरबीएसई। बिल्कुल वैसे ही नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर की सीक्वेंस क्या है? देखिए 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, नाम था प्लांट डाइवर्सिटी, जहां इससे पहले था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं ये चैप्टर कहां से उठा हुआ इस बात को बताने का प्रयास। द लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम हमने पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पर जो चैप्टर 3 था, द किंगडम प्लांटी, उस किंगडम प्लांटी में आपने पढ़े थैलोफाइट्स। इससे पहले एल्गी में ही आ गए थे थैलोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ था वहाँ पे। एंजियोस्पर्म का मतलब समझ लीजिए बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही वहाँ पर दिया हुआ था, सिर्फ लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन इस वहाँ पर एक बात बोली गई थी कि आपको जो एंजियोस्पर्म के बारे में ज़्यादा स्टडी जो है वो देखने को मिलेगा कहाँ पर, 12th क्लास में, जो कि फर्स्ट चैप्टर बन के आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और हम इसे प्यार से कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो प्रयास करेंगे कि हम इसे 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दें, ताकि कोई भी स्टूडेंट जब इसे रिवाइज करना चाहे तो थोड़ा फास्ट इसे देख पाए। हालांकि मैं इस लेक्चर में, इस चैप्टर में 11th क्लास के भी जो पोर्शन हैं उनको भी काफ़ी कवर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यदि नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो इस वीडियो को देखकर वो काफ़ी चीज़ें 11th पोर्शन की भी कंप्लीट कर पाएगा। तो देखें, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हम प्यार से क्या कह सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। यहां पर फ्लावरिंग प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दैट इज फ्लावर। फ्लावर को एक हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्म में पढ़ेंगे। इससे पहले भी आपने फ्लावर को देखा है, ऐसा नहीं है हम फ्लावर को पहली बार देखेंगे, लेकिन उस समय इमोशंस कुछ और थे, है ना। फ्लावर के साथ हमारे कई तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं, पैदा होने से पहले से लेकर मरने के बाद तक फ्लावर जो है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टैंड करता है ना। मतलब 14 फरवरी से लेकर 14 नवंबर के बाद भी फ्लावर कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी पड़ाव में जुड़ा हुआ है। हाँ, कई वो रोज डे नहीं, उसके बाद में पता नहीं कौन कौन से मतलब मांगे जा रहे हैं बेटा, वो डे की बात नहीं, रोज डे ऐसा, है ना। सभी फ्लावरिंग प्लांट जिसकी हम बात करें यहाँ पर कि एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के साथ साथ यहाँ पर जिम्नोस्पर्म भी होने चाहिए थे। जिम्नोस्पर्म में भी फ्लावर होते हैं, लेकिन वहाँ ट्रू फ्लावर ना होकर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फ्लावर जो है वो क्या होनी चाहिए, एक ऐसी जगह है प्लांट्स में जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। देन फ्लावर आर द साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावर को देखने का तरीका आज आपका बदल जाएगा, राइट। Several hormonal and structural changes result in differentiation and development of the floral primordium. जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लांट में कई सारे हार्मोनल चेंजेस जरूरी है। जिस तरह से हम कहते हैं ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन को रिप्रोडक्शन करने से पहले कुछ चेंजेस आपको ह्यूमन में भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे ह्यूमन मेल की बात करो तो आवाज का भारी होना, हाँ, अग्रेसिवनेस ज़्यादा होना, शोल्डर्स का मजबूत होना, स्ट्रांग होना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ह्यूमन मेल में देखने को मिल रहे हैं, एज वेल एज इन फीमेल। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट देखने को मिलता है ना। वहाँ पर सॉफ्टनिंग इन द स्किन है,
बॉडी इतनी डेवलप हो रही है कि वो बेबी को बियर कर पाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, वो कैरेक्टर कहाँ पर है? फीमेल में। लेकिन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई ना कोई हार्मोन्स हैं जिनको आपने गोनेडोट्रोफिन्स की कैटेगरी में रखा था, एंड्रोजन की कैटेगरी में रखा था। बिल्कुल ऐसे ही फ्लावर बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कोई ना कोई हार्मोन्स हैं। वो हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि अब प्लांट फुल्ली डेवलप है, अब वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल बन गया है। ठीक है, इससे पहले की जो स्टेज हुआ करती है प्लांट में उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। जैसे हम एनिमल्स में इसे कहा जाता है जुवेनाइल फेज। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप कहोगे प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज के बाद में कौन सी फेज आ रही है? दैट इज फ्लावरिंग फेज, जिसे आप एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन हुआ। इन्फ्लोरेंसेस, जहां हम जिस फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं inflorescence. Then the arrangement of plant beard, inflorescence bears the floral bud and then the flowers. मतलब कोई बर्ड है ऐसी जहां पर फ्लावर है और फ्लावर का अरेंजमेंट है, ऐसी बात कही जा सकती है। एक फ्लावर के पास में हम यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां दो साइकिल होते हैं, एक एसेसरी और दूसरा कंपल्सरी। एसेसरी साइकिल में जहां पर हम कैलिक्स और कोरोला की बात करते हैं, जो नहीं भी होंगे तो भी रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन दूसरे साइकिल ऐसे भी हैं जो कंपल्सरी साइकिल के कैटेगरी में आते हैं, जो होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब दो में से एक का होना जरूरी है, एक है तो फिर दूसरे में कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी में दोनों के दोनों होने जरूरी है तो वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाइसेक्सुअल होना कंपल्सरी है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन सेक्स ऑर्गन का होना कंपल्सरी है। तो एक फ्लावर है, एक फ्लावर के पास में, टिपिकल फ्लावर के पास में दो पार्ट्स मेन कंपल्सरी साइकिल में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द एंड्रोशियम एंड सेकंड इज गाइनोशियम। फर्स्ट मेल को रिप्रेजेंट करेगा पापा और ये मम्मा, दैट इज फीमेल, है ना। दोनों चीजें फ्लावर के पास में होनी चाहिए। एक फ्लावर में यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, ये जो फ्लावर का डायग्राम बना है, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये कंबाइंडली कहलाती है एंड्रोशियम, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, हम अलग से इनका डायग्राम भी देखेंगे, ये गाइनोशियम है। और आप देखोगे तो इनको हमने अलग करके भी दिखाया, दैट इज द गाइनोशियम, और इसको काट के दिखाया गया तो ये क्या है? एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम पूरा का पूरा फ्लोरल रोल है। अब सबसे पहले जो बात करी गई है दैट इज अबाउट द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है बेटा? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैंने कहा ना ये पापा होते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा है फ्लावर का, जिसके पास में तीन चीजें होती है। अब यदि एक एंड्रोशियम की बात करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आता है। ये जो बॉक्स के जैसा हिस्सा होता है इसको तो आप क्या कहते हो? एंथर। क्या कहते हैं बेटा? एंथर। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नाम से पता चलता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या होगी? फिलामेंट, और दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को तो भाई साहब नाम ही दे दो ऐसा ही कि कनेक्ट कर रही है, देन कनेक्ट। देन यहाँ पर एक एंड्रोशियम के पास में जो यूनिट होती है दैट इज स्टमन, एंड स्टमन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन कौन से? बॉक्स के जैसा एंथर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर फिलामेंट, और दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर कनेक्टिव। ठीक है, देन इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोल ऑफ स्टमन, मतलब ये कई सारे स्टमन के रोल से मिलकर बना होता है, मतलब एक पूरा चक्र किसका? स्टमन का मिलकर बनाता है। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में स्टमन के जो फिलामेंट होते हैं उनकी लेंथ जो है वो अलग अलग होती है ना, इनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। फिक्स नंबर नहीं है कि इतनी की इतनी ही होगी, है ना। अब यहाँ पर यदि एंड्रोशियम की बात करें तो स्टमन उसकी यूनिट हो गई, और स्टमन की यूनिट में यहाँ पर आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाई देनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर क्या था? एंथर। फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या थी? फिलामेंट। और दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को नाम क्या दे दूं? कनेक्टिव। ठीक है, इस तरह से इसके पास ये तीन स्ट्रक्चर होनी चाहिए। कोई तकल्लुफ है क्या? अरे बोलो, इज देयर एनी तकलीफ? नहीं, नहीं है। ओके, यहाँ पर दो रोल्स की बात नहीं भी करी गई है। ये जो येलो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, येलो येलो, है ना, हर पीली चीज सोना नहीं होती बेटा, पीला पीला तो वो भी होता है ना। सुबह सुबह मतलब सोने की बात कर रहे हैं बेटा, सोना, गोल्ड। अच्छा, गोल्ड के अलावा की बात करनी थी क्या? हाँ, तो सरसों का फूल बेटा मस्टर्ड फ्लावर, वो भी कैसा होता है?
येलो येलो। ओके, तो ये जो आपको येलो कलर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो इसका कैलिक्स है, ठीक है। फिर आपको सॉरी कोरोला है, माफ करिएगा, कैलिक्स तो ये ग्रीन कलर के जो रोल होते हैं इनको कहा जाता है कैलिक्स, और देन आफ्टर ये कलरफुल हिस्से जो होते हैं उनको कहा जाता है कोरोला, और फिर ये बॉक्स के जैसे स्ट्रक्चर के बाद में ये फिलामेंटस पार्ट ये कहलाता है एंड्रोइशियम, जो बना होता है स्टेमन का, और ये कार्पल का बना होता है जिसे हम कहते हैं गाइनोइशियम, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एंड्रोइशियम में सबसे पहले फिलामेंट की बात करी गई है। फिलामेंट की डेफिनेशन देखो, फिलामेंट कैसा होता है बेटा, फिलामेंट इज लॉन्ग, कैसा होता है, लंबा होता है ना। सीबीएसई बोर्ड में आपको कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, उसके बारे में हमें लिखना होगा, है ना, कोई सेंटेंस है तो उसके बारे में आपको लिखना है, तो ऐसे ABC मार्क कर दिया गया है ना। फलानी स्ट्रक्चर, द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, मार्क एक्स, एक्स क्या होना चाहिए फिर, एंथर होना चाहिए, यस और नो। देन फिलामेंट इज अ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक स्टॉक होता है जो कि सिलेंड्रिकल होता है और लंबा होता है। इट इज प्रॉक्सिमल एंड इट इज अटैच टू द थैलेमस एंड और द पेटल ऑफ द फ्लावर। मतलब क्या होगा, मान लीजिए हम फिलामेंट की बात कर रहे हैं, ये एक एंथर होना चाहिए बेटा, बाइलोब स्ट्रक्चर, ये है आपका फिलामेंट। ये फिलामेंट जुड़ा रहेगा, कहां पर जुड़ा रहेगा, इसके लिए आप एक फ्लोरल डायग्राम को देखो, यहां पे देखें। मान लीजिए व्हाइट कलर सही दिखता है मुझे, तो व्हाइट कलर फेवरेट कलर है मेरा, है ना, साफ सुथरा काम और साफ सुथरा रंग। एप्रॉन भी हमने इसीलिए व्हाइट कलर का बनवा रखा है, सही है कि नहीं, व्हाइट कलर काम होना चाहिए ना तुम्हारा, वेरी गुड बेटा। तो ये एक फ्लावर की स्ट्रक्चर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ आपको ये ग्रीन कलर का जो रोल दिखाई देता है, दिखता है, इसे हम प्यार से कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं बेटा, कैलिक्स। कैलिक्स की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ कैलिक्स, दैट इज नॉन एज सेपल। क्या कहेंगे इसको, सेपल। इस सेपल के अंदर की तरफ बढ़ो, तो अंदर की तरफ जैसे आप चलते हैं तो यहां पर आपको कुछ कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर्स नजर आती है। ये कलरफुल पार्ट जो नजर आता है इसे कहा जाता है, इस रूल को कहा जाता है कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोना नहीं बेटा, कोरोला, है ना। और कोरोला की जो यूनिट होती है, कोरोला की जो यूनिट होती है इसे कहा जाता है पेटल। क्या कहेंगे, पेटल। अब इसके भी अंदर चलें तो यहां पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा दिखाई देता है, मेन नहीं बेटा, मेल, कैसा, मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा दिखाई देता है, इसे कहा जाता है कंबाइंडली एंड्रोइशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम। और एंड्रोइशियम की जो यूनिट होती है उसे कहा जाता है स्टम। क्या कहेंगे बेटा, स्टम। और फिर ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, हालांकि ये व्हाइट कलर का नहीं होता, जरूरी नहीं है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस स्ट्रक्चर इट इज नॉन एज, दिस स्ट्रक्चर इट इज नॉन एज गाइनोइशियम। क्या कहोगे इसको, गाइनोइशियम। और गाइनोइशियम की जो यूनिट होती है दैट इज कार्पल। क्या कहेंगे, कार्पल। ये दोनों तो एसेसरी साइकिल है, और जे और जे क्या है, कंपलसरी साइकिल। इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ये तो मदद जरूर करते हैं, है ना, इनके एफर्ट्स भी होते हैं, इनके बिना भी मतलब कुछ कमी तो खलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, है ना। लेकिन ये तो वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी वजह से ही होना है जो होना है, ये नहीं है तो मामला मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो, ओके। अब यहाँ पर जो लाइन लिखी गई थी फिलामेंट के बारे में, क्या लिखा गया था कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट है ना, इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है किसका, इस इस फिलामेंट का, इस फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो जुड़ा रहता है किसके साथ, थैलेमस के साथ। ये जो आपको इधर पफी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, एक आसन लगा के बैठा है फूल, जिसको हम कहते हैं फूल का आसन, दैट इज थैलेमस, पुष्पासन। क्या नाम है, क्या नाम है इसका,
ये देखो अपना तो माइक और टूट गया। अरे नहीं, क्या नाम था? पुष्पासन, है ना? तो पुष्प जो आसन लगा के बैठा उसको नाम दिया पुष्पासन। ये देखा पुष्पा नाम में कितनी ताकत थी कि माइक भी गिर गया, नहीं झुकना पड़ गया, और जबकि बोला गया कि झुकेगा नहीं। ओके, तो यहां पर जो भी रोल थे फ्लावर के, वो सारे रोल्स कहां पर जुड़े हुए हैं? इसी थैलेमस के साथ। अब कई बार क्या होता है कि कैलिक्स के बाद में ये जो कोरोला आपको दिखाई दे रहा है, तो कई बार ये फिलामेंट थैलेमस के साथ जुड़ने की बजाय किसके साथ जुड़ा रहता है? इस कलरफुल हिस्से के साथ। और कलरफुल हिस्से की स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? कोरोला। और कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल। तो हम क्या कहेंगे कि ये फिलामेंट कभी कभी जुड़ा रह सकता है किसके साथ? पेटल के साथ। बात कर रहे हो क्या? अरे बोलो ना, बोल दो कि हाँ सर समझ में आया है। तो यहाँ जो लाइन लिखी हुई है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि डायग्राम भी आपको दिख जाए, है ना? अगली बार याद दिलाना कि मैं नई स्लाइड ही ओपन कर दूं। तो यहाँ एक जो लाइन लिखी गई है वो क्या लिखी गई है? इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस। या तो वो थैलेमस से जुड़ा रहेगा या फिर वो पेटल के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, एपीपेटलस कहते हैं, 11th क्लास पास हैं यदि हम, तो वहां पर एक कंडीशन लिखी गई थी एपीपेटलस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एपीपेटलस। ठीक है क्या? ओके, कलर चेंज करो सर, दिखाई नहीं दे रहा सर हमें, बिल्कुल अंधे हैं सर हम, नहीं क्या? एंड्रोशियम में जो स्टमन था, उस स्टमन का जो दूसरा पार्ट है दैट इज एंथर। कौन सा हिस्सा है? एंथर। एंथर की बात करी थी हमने, टर्मिनल एंड टिपिकली बाई लोब्ड होता है। टर्मिनल हिस्सा होता है और बाहर से दिखने पर कितने लोब से मिलकर बना है? बाई लोब। हर एक लोब में दो खड्डे होते हैं, है ना? खड्डे को हम कहते हैं प्यार से थीका। क्या कहते हैं? थीका। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डाइथिकस। वन लोब इज डाइथिकस व्हाइल द एंथर इज टेट्राथिकस। एक एंथर में लोब कितने हैं? एक एंथर में लोब कितने हैं? अरे बोलो, दो। बाई लोब्ड होता है ना एंथर, तो हम क्या कहेंगे? दो लोब होते हैं। एंड एवरी लोब, ईच लोब हैव टू खड्डा। हर एक लोब के पास में कितने खड्डे हैं? दो। खड्डे को इंग्लिश में कहते हैं बेटा, पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो बायोलॉजी में थीका कहते हैं, है ना? तो थीकस। तो वन लोब इज डाइथिकस, देन टू लोब आर टेट्राथिकस। सो द एंथर विल बी बाइलोब एंड टेट्राथिकस। बात समझ में आ गई? ओके, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। मतलब आप देखोगे कि यहां पर एक लाइन और होती है जो एंथर को, एंथर के जो दो लोब होते हैं ना उनको सेपरेट करती है। ठीक है क्या? उसी को हम कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, वही स्ट्रक्चर क्या है? कनेक्टिव। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। चलो इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं, है ना? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर करने से पहले एक और बात जो है मुझे खाई जा रही है, वो हम पहले कर लेते हैं। ये पढ़ दिया था क्या एंथर? यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है? यहाँ जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हो, गलत दिख रहा है क्या? ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हो, तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन चीजें होती है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है ना यहाँ पे, वो होता है सेकंड वाला। कौन सा? फर्टिलाइजेशन। क्या होना है? फर्टिलाइजेशन। तो कुछ बातें ऐसी होगी जो होगी फर्टिलाइजेशन से पहले। उन सभी इवेंट्स को हम कंबाइनली कहते हैं बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जबकि कुछ बातें ऐसी भी होगी जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होगी, और उन सभी को हम कंबाइनली कहते हैं क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो वहां पर दो चीजें होना कंपलसरी है। क्या? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करा गया।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहा गया विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या बोला? द रिप्रोडक्शन विच विल हेल्ड विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो यहाँ पर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट वाली बात होती है ना, वो हर किसी के गले उतर जाती है। हाँ भाई साहब, गैमेट का फॉर्मेशन होना नहीं चाहिए, ये सुनो। लेकिन जब बात करी गई है विद फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो थोड़ा से ऐसे इधर चमकने लगता है। विद फॉर्मेशन ऑफ गैमेट असेक्सुअल कैसे होगा? जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन होना चाहिए? सेक्सुअल होना चाहिए सर। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि असेक्सुअल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहां गैमेट का फॉर्मेशन किया गया, फ्यूजन नहीं किया गया। जब तक गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, मींस जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब तक हम रिप्रोडक्शन असेक्सुअल ही मानेंगे। ठीक है क्या? तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया? 3 हिस्सों में। कौन कौन से हैं? एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं, इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 चीजें होती है। एक तो दूल्हा दुल्हन का फॉर्मेशन, मींस गैमीट फॉर्मेशन। क्या होना है? गैमीट का फॉर्मेशन। फिर जब दूल्हा तैयार हो गया है तो दूल्हे को घर से निकालो बाहर, दुल्हन के घर तक जाना है, बारात प्रस्थान। दैट इज नोन एज गैमीट ट्रांसफर। क्या कहोगे आप इसे? गैमीट ट्रांसफर। देन 2 थिंग्स विल बी एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पर होगी 2 चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। एक तो गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए और दूसरा गैमीट को ट्रांसफर करना है। वंस द गैमीट विल रीच एट द होम ऑफ दुल्हन, देन ही विल ट्राई टू मीट विद दुल्हन। जब गैमीट पहुंच जाएगा दुल्हन के घर के दरवाजे तक तो मिलने का प्रयास करेगा और मिलेगा भी। ये मिलन जो हुआ ना, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहोगे इसे? फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या कहोगे बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है क्या? अब जब 2 आपस में मिलेंगे ना तो कुछ ना कुछ आउटपुट भी आएगा, है ना? मतलब यहां जब फ्यूजन हो जाएगा तो फ्यूजन हो जाने से जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी जाइगोट। अब खाली जाइगोट बना के थोड़ी छोड़ देना है। बोलो, जाइगोट बोलेगा भाई साहब हम आगे डिवाइड नहीं होंगे, तुम्हारे घर की जितनी भी सारी समस्याएं हैं हम एक साथ लेके जा रहे हैं, है ना? तुम्हारे घर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये आज जो दुल्हन बनी हुई है, वो इससे बड़ी और प्रॉब्लम क्या हो सकती है तुम्हारे घर में? और मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूं इसको आज, तो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी आज से हट जाने वाली है। तो बदले में कुछ ना कुछ तो दोगे। तो यहां पर कुछ बातें होगी ऐसी जिसके बाद दूल्हा आगे बढ़ेगा। दैट विल बी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, है ना? बोला दहेज दो, दहेज दोगे तब जाएंगे। भाई आज की जा रही को पेट भी तो भरना पड़ी मैंने, नहीं क्या? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। हाँ, जैसे ही एंडोस्पर्म दिया गया मींस दहेज दे दिया गया, हाँ ठीक है, अब मैं आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकता हूं। देन एम्ब्रियोजेनेसिस भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने के बाद बच्चे भी पैदा होंगे बेटा, सीड का फॉर्मेशन होगा, नहीं क्या? डिस्पर्सल ऑफ सीड करवा दो, सीड का जर्मिनेशन करवा दो, नया सीड बना दो, और जो नया पौधा बनेगा उसे दोइता दोइती कहेंगे, ये नाना नानी। यस और नो? तो इस चैप्टर का मकसद, ये जो चैप्टर है वो इसी सीक्वेंस में चलने वाला है। तो यहां हमें जब फर्टिलाइजेशन से पहले की कुछ इवेंट्स की बातें करनी है तो हमें सेपरेटली एक तो गैमीट फॉर्म करना पड़ेगा, और गैमीट फॉर्म करने के लिए ऐसी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा जो गैमीट फॉर्म कर सकते हैं। यस और नो? हमें मेल गैमीट तैयार करने के लिए दूल्हे के घर वालों से मिलना है, फीमेल गैमीट तैयार करने के लिए दुल्हन के घर वालों से मिलना है, दोनों घरों में डोरा एक साथ बांधना है, विनायक स्थापना, है ना? नाच गाना शुरू हो जाएगा और एक दिन दूल्हा और दुल्हन बन जाएंगे। जिस दिन बन जाएंगे उस दिन बारात प्रस्थान कर लेंगे। समझ रहे हो क्या? यदि किसी कैंडिडेट ने शादी को बहुत अच्छे से जिया है तो वो इस चैप्टर को बहुत बखूबी समझ सकता है।
हर एक ट्रेडिशन जो फॉलो होता है अपने यहाँ मैरिजेज में, वो सारे ट्रेडिशन अपने यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी होते हैं, है ना। कईयों को तो ऐसा लगेगा कि रमेश जी मतलब बायो पढ़ा रहे हैं कि पंडित जी बन के शादी करवा रहे हैं। मंत्रोच्चार भी करेंगे बेटा हम, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, है ना। निर्विघ्नं करो मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, बोलो स्वाहा। क्या बात है ना। तो एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, इसको हमने क्या किया, ये था एंथर उसका, ये एंथर हुआ करता था, है ना। बाइलोब्ड एंड टेट्राथिकस एंथर हुआ। हमने क्या किया, इसको यहां से कट किया। ऐसे कट करने के बाद जूम करके दिखाया। तो आपको मैंने कहे थे ना कि 4 खड्डे होते हैं एवरी लोब, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, और दोनों लोब में 2-2 खड्डे हैं। ईच लोब इज डाइथिकस, देन इंटायर एंथर विल बी टेट्राथिकस। यस और नो, टेट्राथिकस होगा। तो यहां पर एंथर, द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो खड्डे होते हैं ना, इनको हम नाम दे देते हैं अब क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से फॉर्मेशन होना है माइक्रोस्पोर का। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर। जैसे ह्यूमन में बात करो आप, स्पर्म की साइज बहुत छोटी होती है, उनको भी आप माइक्रोस्पोर कहोगे, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कह देते हैं। यहां पर हम मेगास्पोर, फीमेल तो बचपन से ही बेटा, है ना, मोटी पाटी भांस कुछ कह सकते हैं क्या, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। ऑन कैमरा मुझे ऐसी बातें करनी मतलब शोभा नहीं देती है, लेकिन समझने वाले बेटा समझ जाते हैं, है ना। ओके, तो हम अब बायोलॉजी मानती है इस बात को कि मेल थोड़ा साइज में छोटा होता है, इसको इसलिए इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। फीमेल स्पोर की बात करें तो मेगा स्पोर। हम थोड़ी कह रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी ने मेंशन करा ये बात कि फीमेल गैमेट जो होता है ना, वो बेटा मेगा स्पोर होता है। मेगा मतलब हम तो मेगा मतलब मेगा स्टार, बोलो मेगा का मतलब तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना, बरसोरे मेगा मेगा, वो भी तो बहुत बड़े होते हैं। ओके, देन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है यहाँ पे, जो कि लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। हर एक लोब में कितनी स्पोरेंजिया होगी, 2, ठीक है। यह एक लोब है, इस लोब में, एक लोब में कितनी स्पोरेंजिया है, 2। टोटल लोब कितने हैं, 2, तो स्पोरेंजिया की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 4। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करती है किसको, पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर पोलन सेक बनाती है, एंड दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर। पूरे लेंथर में ये फैल जाती है, एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन, और इनके अंदर भरे होते हैं क्या, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन पीएमसी से हुआ, पाकिस्तान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बेटा, पोलन मदर सेल, है ना। पोलन ग्रेन किससे बने हैं, पोलन मदर सेल। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करी गई है। अब ये जो एंथर हुआ करता था, इस एंथर को यहां से थोड़ा जूम करके दिखाया, इस जगह से आप देख पाएंगे ये। तो यहां यदि आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं इनको, तो आपको सबसे बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है क्या, ये जो लेयर है यूनिसेल्ड थिक लेयर, एकल लेयर ही है, सिंगल सेल थिक लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ फिर से आप देखोगे तो बैरल शेप सेल की एक लेयर आपको दिखाई दे रही है ना। ये भी बैरल शेप है। बैरल मतलब होता है बेटा ड्रम, है ना। इस शेप की एक लेयर और दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं एंडोथेशियम। क्या है ये, एंडोथेशियम, दिख रही है। अब एंडोथेशियम के अंदर की तरफ चलते हैं आप, एंडोथेशियम के अंदर की तरफ चलोगे आप, तो यहां पर आपको 2 से 3 लेयर, 3 सेल्ड थिक मिडल लेयर की दिखाई देती है।
मिडिल लेयर के बाद में आपको बड़े बड़े न्यूक्लियस वाली एक लेयर दिखाई दे रही है, देख पा रहे हो आप, है ना? इसे कहा जाता है टेपिटम। क्या कहोगे इसको? टेपिटम। ये कलर शायद नहीं दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं टेपिटम। और टेपिटम के अंदर यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो बड़ी बड़ी सेल्स आपको दिखाई दे रही है ना, जो ग्राउंड टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, इनको हम कहते हैं क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम होगा मियोसिस करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो यहां एंथर की जब आप दीवारों की बातें करो, एंथर की दीवार की बातें करो, तो आपको एंथर की दीवारें दिखाई देगी टोटल 4। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल सेल ठीक होता है बेटा, यस और नो? सिंगल सेल्ड थिक होता है। इसके बाद देखो एंडोथीशियम, एंडोथीशियम भी सिंगल सेल्ड थिक होता है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर आपको मल्टी लेयर थिक्ड है, मल्टी सेल्ड थिक है। यहां पर आपको 2 से 3 लेयर दिखाई दे सकती है सेल की। टेपिटम वापस से देखोगे तो सिंगल सेल थिक होता है, सिंगल सेल थिक होता है। यहां एक और बात इंपॉर्टेंट कि इनमें एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये 3 लेयर वो लेयर हैं जिनका फॉर्मेशन आर्कीस्पोरियल सेल से होता है, इसलिए इसको हम आर्कीस्पोरियल इन ओरिजिन कहते हैं कि ये तीनों लेयर आर्कीस्पोरियल ओरिजिन को शो करती है। अब आर्कीस्पोरियल ओरिजिन किसे कहेंगे, वो जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? द आउटर 3 लेयर गिव्स प्रोटेक्शन। शुरुआत की ये जो 3 लेयर है वो तो एंथर को प्रोटेक्शन देती है, जबकि सबसे अंदर की जो दीवार है टेपिटम, ये टेपिटम क्या करती है? ये टेपिटम प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, है ना? प्रोटेक्शन देगी ये तीनों लेयर और मदद करेगी किसमें? डेहिसेंस, डेहिसेंस ऑफ द एंथर। डेहिसेंस मतलब एंथर का फटना, एंथर फट के जो पोलन रिलीज होंगे, बाहर फेंके जाएंगे, उसके लिए ये 3 लेयर रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, एंडोडर्मिस नहीं, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। ठीक है, जबकि सबसे अंदर की तरफ की जो लेयर है टेपिटम, उसका काम प्रोवाइड करना है न्यूट्रिशन, डेवलपिंग पोलन को। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? द टेपिटम जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, ये नर्समेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, है ना? डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। सेल ऑफ द टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म। टेपिटम की जो सेल होती है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? डेंस होता है ना? एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। शुरुआत में इसके पास न्यूक्लियस एक होता है, हर सेल के पास न्यूक्लियस एक होता है। बाद में क्या होता है? साइटोप्लाज्म मिक्स होने लगता है और न्यूक्लियस की संख्या जब से जैसे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है वैसे वैसे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती जाती है ना? देन साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है, जनरली इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। यंग एंथर में, एंथर जो यंग है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजिनस टिश्यू। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के पास में स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है एट द सेंटर। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस डिप्लॉइड सेल, जिन्हें आप स्पोरोजिनस सेल कह सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक और पेज ऐड करेंगे। कहां पे करूं? यहां पे करूं। ठीक है, मान लीजिए हम बात कर रहे थे इस तरह से कि ये कोई एंथर है। ठीक है, मैंने रफ डायग्राम ही बनाया है बेटा। रफ डायग्राम बड़े अच्छे होते हैं, फास्ट बनते हैं, है ना? रफ डायग्राम का कोई नखरा नहीं होता है कि साहब तुमने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, है ना? इसको यदि मैं फेयर डायग्राम बोलता तो ये बोलता नहीं सर आपने मेरे को ऐसे कैसे बनाया, है ना? इसके खुद के ऑब्जेक्शन होते हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया प्यार से, क्या कि तो बेटा रफ डायग्राम है। ठीक है क्या? अब यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको मैं क्या नाम स्पोरेंजिया कह दूं? बोलो। यही स्पोरेंजिया आगे चलकर क्या बनाने वाला है? पोलन सेक। क्या बनाने वाला है बेटा? पोलन
अब पॉलन सैक तक पहुंचो उससे पहले आपको कुछ लेयर से मिलना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसे आप क्या कहोगे? एपिडर्मिस। बोलो, एपिडर्मिस। इसके अंदर चलो, इसके अंदर चलोगे तो आपको और एक लेयर का सामना करना पड़ेगा। क्या है वो? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद में फिर वापस चलो तो आपको 2 से 3 लेयर दिखाई देगी। किसकी? मिडिल लेयर की। विच इज द मिडिल लेयर? मिडिल लेयर है ये। और सबसे अंदर की तरफ हम यदि चलते हैं तो आपको ये जो लेयर दिखाई दे रही है इट इज टेपिटम। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए? टेपिटम होनी चाहिए। बरोबर है। अब ये जो टेपिटम की लेयर है उसका काम क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसके अंदर का जो पूरा का पूरा रीजन है द कंप्लीट पोर्शन इनसाइड द टेपिटम, है ना, कंप्लीट पोर्शन इनसाइड द टेपिटम विच इज कंस्टिट्यूटिंग द ग्राउंड टिश्यू पार्ट। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? ग्राउंड टिश्यू। और ये ग्राउंड टिश्यू होमोजीनियस मिक्सचर है सेल्स का, है ना, होमोजीनियस सेल का बना हुआ है। और इन्हीं की जो सेल है वो आगे चलकर बनाती है पोलन मदर सेल। सारी नहीं, कुछ सेल्स ऑफ द ग्राउंड टिश्यू जिसे आप स्पोरोजेनस टिश्यू कह सकते हो। then some cell of sporogenous tissue will form the pollen mother cell and the pollen mother cell will give rise to form the pollen grain। मतलब यहां पर कुछ फॉर्मेशन होने वाला है। किसका? पोलन ग्रेन का। वो फिनोमिना हम कहां पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में वो सारी चीजें देखेंगे। वहीं पर आपको समझ में आएगा कि ये तीनों लेयर किस तरह से आर्किस्पोरियल है। कौन कौन? एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये आर्किस्पोरियल ओरिजिन में कैसे है इस बात को भी आप वहां पे समझ पाओगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को हम देखते हैं थोड़ा रुक के।